Depending upon the nature of dispersed phase and dispersion medium, the colloids can be classified into various types. सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पर्स्ड फेज यदि हमारे पास सॉलिड है, फिर हम बात करेंगे यदि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, इसको कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड। उस समय हम कॉलॉइड को कहेंगे सॉलिड सोल। एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके, जैसे कलर्ड ग्लासेस या अलॉयज हैं, या हमारे पास जेमस्टोन्स हैं जो हम अंगूठी में नग डालते हैं, वो सभी के सभी सॉलिड इन सॉलिड टाइप के कॉलॉइड्स होते हैं। दूसरे टाइप के यदि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड ही हो और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो, सॉलिड इन लिक्विड, यहां पर सॉलिड SO और लिक्विड का L, दैट इज व्हाई द कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ सोल। फॉर एग्जाम्पल पेंट है जैसे, या कोई गोल्ड सोल है, या किसी दूसरे सब्सटेंस के सॉल्ट का सोल है, तो वो सभी के सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? सॉलिड इन लिक्विड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तीसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस यानी सॉलिड जो आपके पास डिस्पर्स्ड फेज है और गैस डिस्पर्शन मीडियम है, इनको हम एरोसोल कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज एरोसोल। जैसे स्मोक है, धुआं, उसमें क्या होता है? एयर के अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं, यानी सॉलिड पार्टिकल होते हैं, तो स्मोक इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह डस्ट भी क्या है? एयर के अंदर जो मिट्टी के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हुए होते हैं। फोर्थ टाइप का, अब ये क्या आ गए? सॉलिड कैटेगरी के हो गए। अब हम डिस्पर्स्ड फेज लेंगे लिक्विड कैटेगरी का। यदि हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास सॉलिड हो, तब कॉलॉइड को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ जेल। जैसे बटर है, चीज आ जाता है, या जेलीज आ जाती हैं, या जैम आ जाता है, तो ये सारे के सारे सॉलिड इन लिक्विड टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप का है वो है लिक्विड इन लिक्विड, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड हैं, बट कंडीशन इज दैट बोथ आर इमिसिबल। यदि मिसिबल होंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन दोनों क्या होंगे? इमिसिबल होने चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अ इमल्शन। जैसे हेयर क्रीम है, या वैनिशिंग क्रीम है, या कोल्ड क्रीम है, मिल्क है, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? लिक्विड इन लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं हमारे लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एरोसोल। लिक्विड इन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एरोसोल। अब इसमें क्या है? गैस के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स यदि सस्पेंडेड हो, जैसे फॉग है, या जैसे क्लाउड है। फॉग क्या होता है? एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, दैट इज फॉग। इसी तरह से क्लाउड होता है, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? लिक्विड इन गैस की कैटेगरी में आते हैं। सेवंथ जो आ जाता है, अच्छा यहां पर ये हमारे पास लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज हो गया, तो यहां पर ये तीन जो कैटेगरी है वो लिक्विड की एज ए डिस्पर्स्ड फेज है। और नेक्स्ट हम जो कैटेगरी देखेंगे वो देखेंगे जब हमारे पास गैस एज ए डिस्पर्स्ड फेज है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैस इन सॉलिड की। जब गैस इन सॉलिड होता है यानी सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम और उसमें हमने गैस डिस्पर्स फेज के रूप में इस्तेमाल की है, तब इसको हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म एग्जांपल जैसे स्पंज है या सिंपल फोम है। स्पंज क्या होती है, सॉलिड है लेकिन उसके अंदर एयर को ट्रैप किया हुआ होता है, तो ये किस कैटेगरी का कोलॉइडल सॉल्यूशन आ जाता है, गैस इन सॉलिड टाइप का। इसी तरह नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड जो होती है इसको हम फोम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ फोम। जैसे फ्रोथ, झाग या कोई भी लेदर। इसमें क्या होता है कि लिक्विड के अंदर जो गैस है वो हमने गैस को एज ए डिस्पर्स फेज लिया होता है, लेकिन यहां पर एक ध्यान रखेंगे कि जो गैस इन गैस है दैट इज नॉट ए colloid because it becomes a homogeneous solution, so it will fall under the category of true solutions। तो ये हमारे पास 8 टाइप के डिफरेंट कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट पर। यहां एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब भी डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा, जब भी डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ एरोसोल। तब हम इसको क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। लेकिन यदि डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है और यदि डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड कौन सा है, वाटर है, देन द सोल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ हाइड्रोसोल या एक्वासोल। इसी तरह से यदि लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम आपका वाटर की जगह पर अल्कोहल है, देन इट इज कॉल्ड एज अ एल्कोसोल। एल्कोसोल। तो इस टाइप से ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं, इनको स्पेसिफिक बाय नेम भी कई बार पूछ लेता है कि एरोसोल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, कि उनकी जो इंटरेक्शन है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की वो कैसी है, यानी क्या वो डायरेक्ट मिक्स करने पर बन जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन या कोई स्पेशल मेथड हमें अडॉप्ट करना होता है। तो इस पर बेस्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड और दूसरे होते हैं, इनको बोलते हैं लायोफोबिक कोलॉइड। दोनों को 1 बाय स्टडी करते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स ये ऐसे कोलॉइड्स होते हैं which can be prepared by the direct mixing of disperse phase and dispersion medium। दोनों को यदि हम डायरेक्ट मिक्स कर दें तो क्या होगा, सोल बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम लायोफिलिक कोलॉइड कहते हैं। जो इंटरेक्शन है यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में वो बहुत हाई है, इसलिए हम इन कोलॉइड्स को लिक्विड लविंग कोलॉइड भी कहते हैं। लिक्विड लविंग कोलॉइड, लायो लिक्विड, फिलिक फिलस से बना है जिसका मतलब होता है लविंग, यानी लिक्विड लविंग कोलॉइड। सो दीज आर द कोलॉइड्स which can be prepared by direct mixing of disperse phase and dispersion medium। For example, स्टार्च है, गम है,
जेलेटिन है, ये इस टाइप के सब्सटेंस हैं जो डायरेक्ट डिस्पर्शन मीडियम में मिलाने पर कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। ये जो इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये जनरली रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल मींस यानी आप किसी भी एक मेथड से डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम से अलग कर सकते हैं, से बाय इवेपोरेशन। तो आप इस तरीके से उनको अलग कर सकते हैं। दोबारा फिर आपने उनको अलग अलग इकट्ठा कर लिया, दोबारा फिर उनको मिला दिया, दोबारा फिर सोल बन गया, तो उनको हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल कहते हैं। और ये हाईली स्टेबल होते हैं। इस टाइप के जो सोल होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से। दूसरे टाइप के जो सोल होते हैं वो होते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स या लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। यहां से वर्ड से ही क्लियर है, लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक फोबिया, फोबिया यानी डर, यानी दीज आर द लिक्विड हेटिंग सॉल्यूशंस। ये लिक्विड हेटिंग कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, यानी दे रिक्वायर some special method for their preparation, require some special method for their preparation, for example, गोल्ड का सोल बनाना है, गोल्ड को तो आप वाटर में डायरेक्ट डिसॉल्व करके बना नहीं सकते सोल। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल है, या कोई दूसरे मेटल एंड देयर सल्फाइड्स, इनका सोल है, ये भी डायरेक्ट मिक्सिंग करने से नहीं बनते, उनको कुछ स्पेशल मेथड्स हमें अडॉप्ट करना होता है। वो मेथड्स क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से लायोफोबिक सोल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सोल होते हैं ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। इरिवर्सिबल इन नेचर मींस एक बार जब सोल बन गया उसके बाद यदि आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से सोल पार्टिकल को सेपरेट करेंगे, सेपरेट तो हो जाएंगे क्योंकि मेम्ब्रेन की हेल्प से वो फिल्टर हो जाते हैं, परंतु लेकिन दोबारा यदि आप डिस्पर्शन मीडियम में उनको मिलाकर सोल बनाना चाहेंगे तो सोल नहीं बनेगा, बिकॉज ये जो सोल पार्टिकल्स होते हैं वो कोएगुलेट कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, दोबारा सोल उनसे नहीं बना सकते। दैट इज वाई इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, यानी दे आर लेस स्टेबल, कम स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द लायोफिलिक कोलॉइड्स। आइए देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी पर बेस्ड इन दोनों में डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड द लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स में कुछ और डिफरेंस देखते हैं बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, जैसे हमने अभी बात की प्रिपरेशन की, यदि हम बात करें लायोफिलिक कोलॉइड्स दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ dispersed phase and dispersion medium. That is why they are also called as a intrinsic colloid. इसलिए इनको intrinsic colloid भी कहा जाता है। बट जो लायोफोबिक colloids होते हैं they require special method for their preparation. इसीलिए लायोफोबिक को हम एक्सट्रिंसिक कोलॉइड भी कहते हैं। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सट्रिंसिक कोलॉइड। पार्टिकल साइज जो लायोफिलिक कोलॉइड का होता है वो स्मॉल साइज का होता है इन कंपैरिजन टू द लायोफोबिक, यानी लायोफोबिक सोल का जो पार्टिकल होता है वो बिगर साइज का होता है इन कंपैरिजन टू द लायोफिलिक कोलॉइड। जब पार्टिकल साइज छोटा होता है तो इसीलिए इनके पार्टिकल
हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। मतलब यदि आपने डिस्पर्शन मीडियम सपोज वाटर लिया है, तो जब डिस्पर्स फेज को आप उसमें डिसॉल्व करेंगे डायरेक्ट मिक्सिंग करने के बाद, तो जो सोल पार्टिकल्स हैं उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन। सो क्योंकि इनका पार्टिकल साइज छोटा होता है, सो इसलिए इनकी जो हाइड्रेशन होती है वो बहुत इजी होती है और वो हाईली हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन लायोफोबिक साइज डिफरेंट होने की वजह से दे आर लेस हाइड्रेटेड। देन जब हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है लायोफिलिक कोलॉइड के केस में, इसलिए जो स्टेबिलिटी होगी वो भी ज्यादा होगी, हाईली स्टेबल। इसमें लेस हाइड्रेशन है, सो दे आर लेस स्टेबल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाई द लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक कोलॉइड्स। This is because of the smaller particle size, so they get the highly hydrated and that is why they are found to be more stable. जो लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं, अभी हमने बात की थी, they are reversible in nature. Means आप किसी मेथड से डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम से सेपरेट कर सकते हैं। दोबारा फिर उनको यदि आप रीमिक्स कर देंगे तो दोबारा फिर आपको सोल मिल जाएगा। यानी लायोफिलिक जो होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, परंतु जो लायोफोबिक होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। मींस यदि आपने डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम से फिल्टर करके सेपरेट कर दिया, तो दोबारा आप उनको रीमिक्स करके कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो कोएगुलेट कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। विस्कोसिटी जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, दे आर मोर विस्कस देन डिस्पर्शन मीडियम। यानी डिस्पर्शन मीडियम में आपने डिस्पर्स फेज डाला तो लायोफिलिक कोलॉइड बन गया। उस कोलॉइड की जो विस्कोसिटी होगी वो उसके डिस्पर्शन मीडियम से ज्यादा होती है। यदि विस्कोसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली जो सरफेस टेंशन होगी वो कम होगी, लेस सरफेस टेंशन देन डिस्पर्शन मीडियम। परंतु जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं दे आर इक्वली विस्कस विद डिस्पर्शन मीडियम। लगभग सेम विस्कोसिटी होती है डिस्पर्शन मीडियम के साथ उनकी, इसी वजह से सरफेस टेंशन भी सेम होती है, सेम सरफेस टेंशन with that of the dispersion medium। यानी जो डिस्पर्शन मीडियम की सरफेस टेंशन है वही सरफेस टेंशन लायोफोबिक कोलॉइड की भी होगी। और टेंडल इफेक्ट, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज छोटा होता है, दैट इज व्हाई दे विल शो द लेस टेंडल इफेक्ट या स्मॉल टेंडल इफेक्ट एंड दे शो द ग्रेटर टेंडल इफेक्ट। तो इस तरीके से ये थे डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन है कोलॉइड की ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज। यानी डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है वो किस टाइप का है, उसका साइज स्मॉल है या बिग साइज का है। ऑन दिस ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल जो कोलॉइड्स होते हैं उनको तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, multimolecular colloids, the colloids in which the substance having
small size molecule when dissolved in dispersion medium, aggregated together to form molecules या particles of the colloidal range, those substances form the multimolecular colloids. यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी का होता है, परंतु जब उनको डिस्पर्शन मीडियम में डाला जाता है तो उनके स्मॉल साइज पार्टिकल एग्रीगेट कर जाते हैं, बड़े साइज का पार्टिकल देते हैं, और वो बड़े साइज किस रेंज का होता है? कोलॉइडल रेंज का। तब उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? मल्टीमोलिक्यूलर कोलॉइड्स कहेंगे। इन कोलॉइड्स में जो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडरवाल फोर्सेस। वीक वंडरवाल फोर्सेस से होल्ड होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल, फॉर एग्जाम्पल सल्फर सोल, इस टाइप के जो सोल होते हैं वो मल्टीमोलिक्यूलर कोलॉइड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। सेकेंड टाइप के जो होते हैं सोल, दैट इज द मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। एज द नेम सजेस्ट, मॉलिक्यूलर साइज क्या है? मैक्रो, बड़ा है, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, इनके हम सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। सो द सब्सटेंसेस having large size molecule when dissolved in dispersion medium, they form the colloidal solution having particle size in colloidal range। तब हम उन सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड कहेंगे। यानी जिनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे आपने डिस्पर्शन मीडियम में डाला तो उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जिसमें जो पार्टिकल साइज रहा वो कोलॉइडल रेंज का रहा। तो उनको हम क्या कहेंगे? कोलॉइडल मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स कहेंगे। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स में एक्चुअल में ये जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज है, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं। तो इसलिए इनमें भी वंडरवाल फोर्सेस होती है, बट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस। वैसे वंडरवाल फोर्सेस वीक होती हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं लिख सकते, लेकिन मैंने जो स्ट्रॉन्ग लिखा है वो इन कंपैरिजन टू दीज वंडरवाल फोर्सेस लिखा है कि इनके कंपैरेटिवली इनकी जो वंडरवाल फोर्सेस होती है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरे टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बात करेंगे, दैट इज एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं when dissolved in dispersion medium, they behave as a normal electrolyte। मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक वो नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करते हैं, बट एट
higher concentration, they get associated to form an associated colloid. बट हाई कंसंट्रेशन पर वो एसोसिएट कर जाते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। इसी एसोसिएटेड कोलॉइड को हम मीजेल के नाम से जानते हैं, मीजेल्स। अब ये जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, जिस कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन करने पर जो पार्टिकल्स हैं वो एसोसिएट कर जाते हैं, उस कंसंट्रेशन को हम CMC वैल्यू कहते हैं, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन या क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन वैल्यू। एंड वो टेम्परेचर जिससे ऊपर एसोसिएशन होती है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनते हैं यानी मीजेल्स बनते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ क्राफ्ट टेम्परेचर। उसको हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। सोप के लिए जो CMC वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर के बीच ये वैल्यू होती है। तो आइए अब ये देखते हैं कि ये जो एसोसिएटेड कोलॉइड है यानी जो मीजेल फॉर्मेशन है, क्या इसका क्लींजिंग एक्शन ऑफ द क्लोथ्स में भी कोई रोल है? तो आइए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मीजेल्स कैसे बनती हैं, सोप का एग्जांपल लेके हम इसको स्टडी करेंगे। हमें पता है सोप्स होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको फैटी एसिड्स बोलते हैं। जैसे सोडियम पॉमिटेट है, सोडियम पॉमिटेट CH2 और CH214 COONA। इसी तरह से सोडियम स्टीरिएट है, इसमें CH2 यानी लॉन्ग चेन ये 16 कार्बन एटम की हो जाती है। तो इसी तरीके से यदि हम सोप को एक जनरल फॉर्मूले में लिखें, दैट इज RCOONA। जब सोप को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, नॉर्मल कंसंट्रेशन तक तो एक वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करेगा सॉल्यूशन, लेकिन जब कंसंट्रेशन हम CMC से ज्यादा बढ़ा देंगे, जब वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन आप रखते हैं, तो ये जो R पार्ट होता है ये अपने आप को लिक्विड से बाहर रखता है और ये जो COO नेगेटिव पार्ट होता है ये लिक्विड के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो R पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है यानी वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, और ये जो CO नेगेटिव पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है यानी ये वाटर लविंग पार्ट होता है। इसलिए जब कम कंसंट्रेशन आपने सोप की रखी तो R ने अपने आप को खुद को बाहर रखा और CO नेगेटिव ने अंदर रखा। R पार्ट को हम बॉन्ड लाइन नोटेशन जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की थी, तो इस R को, इस लॉन्ग चेन R को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते चले जाते हैं और लास्ट में आता है COONA। तो ये जो जिगजैग लाइन है उसको हमने ऐसे शो किया है और ये जो CO नेगेटिव पार्ट है इसको हमने सर्कल डाल के माइनस से शो किया है। तो जब कंसंट्रेशन CMC से ज्यादा बढ़ जाती है तब क्या होता है, ये जो RCO नेगेटिव पार्ट है इट पुल्ड इनटू द लिक्विड के अंदर खींच लिया जाता है और R अपने आप को एक स्फेरिकल शेप में इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जो R पार्ट होता है इट डिसॉल्व्स इटसेल्फ इनटू द ऑयल और बाहर की ओर COO नेगेटिव पार्ट आ जाता है जो
लिक्विड के साथ इंटरेक्शन करता है, यानी वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये एक एसोसिएटेड कॉलॉइड बनता है जिसको हम मीजेल कहते हैं। एक्चुअल में ये मीजेल क्या करता है, हाइड्रोफोबिक यानी ऑयल और हाइड्रोफिलिक यानी वाटर के अंदर एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। यही कारण है कि जब आप सोप को कपड़े पे लगाते हैं जिसपे ऑयल लगा होता है, तो जो सोप के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो ऑयल में खुद को डिसॉल्व कर लेते हैं और उसको इकट्ठा कर देते हैं ऑयली पार्ट को कपड़े पे, और जो CO नेगेटिव पार्ट है वो बाहर की ओर रहता है। अब एक जहां पर ऑयल लगा हुआ है उस पर बहुत सारी मीजेल्स बन जाती हैं, सभी मीजेल पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपस में मीजेल्स आपस में दोबारा कोएगुलेट नहीं हो पाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, साबुन लगाने के बाद, रगड़ने के बाद कपड़े को विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर ट्रीट करते हैं, मतलब बहते पानी के साथ लगाते हैं उसको, जिससे क्या होता है, लाइक चार्ज होने की वजह से सभी मीजेल्स वॉश आउट हो जाती हैं विद द ऑयल। तो इस तरीके से जो ऑयल है यानी डर्ट जिसको मैल हम कहते हैं, वो कपड़े से हट जाती है।